नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में डिप्टी सीएमओ और उनकी पत्नी भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। डिप्टी सीएमओ कोविड सर्विलांस सेल के प्रभारी हैं। सीएमओ डॉक्टर ए के मिश्रा ने इसकी पुष्टि की है। सीएमओ ने बताया कि तबीयत बेहतर नहीं चलने के चलते वह पिछले 5 दिनों से कार्यालय नहीं आ रहे थे। फिलहाल सीएमओ कार्यालय को 24 घंटे के लिए सील कर उसे सैनिटाइज कराया जा रहा है। साथ ही डिप्टी सीएमओ के आवास एरिया पलनी को भी कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सील करने के साथ सैनिटाइजेशन किया जाएगा। इसके साथ ही डिप्टी सीएमओ के संपर्क में आए सभी लोगों को ट्रेस कर उनकी सैंपलिंग कराकर जांच के लिए भेजा जाएगा। आजमगढ़ जिले में 28 जून को आई जांच रिपोर्ट में 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जिले में अब 52 सक्रिय मरीज हो गए हैं। सीएमओ डॉक्टर ए के मिश्रा ने इसकी पुष्टि की है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि 7 कोरोना पॉजिटिव में से 3 शहर के सिधारी में मिले हैं और एक ही परिवार के सदस्य हैं। इस परिवार में कुछ दिनों पहले एक मेडिकल स्टोर संचालक संक्रमित मिले थे। इसके साथ ही फूलपुर के हथनौरा खुर्द में एक युवक में संक्रमण की पुष्टि हुई है। वो सीएससी के पास स्थित मेडिकल स्टोर पर काम करता है। मिर्जापुर ब्लॉक के मुड़ियार में एक युवक में संक्रमण की पुष्टि हुई है। यह गुड़गांव से 18-19 दिन पहले आया था। पिछले दिनों गांव में एक महिला के संक्रमित मिलने पर इसने भी अपनी सैंपलिंग कराई थी। उसकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तरमा के नवरसिया में एक महिला में संक्रमण की पुष्टि हुई है। यह पिछले दिनों संक्रमित मिले युवक की भाभी है। महनाजपुर के नारायणपुर में एक युवक संक्रमित मिला है। वह दिल्ली में जांच कराकर अपने परिवार के साथ आजमगढ़ आ रहा था कि रास्ते में ही उसके संक्रमण की पुष्टि हो गई। सभी को आइसोलेट करा दिया गया है। सीएमओ डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि जिले में संक्रमितों की संख्या 226 हो गई है, जिसमें एक्टिव केस 52 हैं। 167 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं तो 7 मरीजों की मौत हो चुकी है। लाइफलाइन हॉस्पिटल पर सोशल मीडिया में की जा रही टिप्पणी पर आईएमए ने नाराजगी व्यक्त की है। 29 जून को डीएम से कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपेगा। बता दें कि आजमगढ़ में लाइफलाइन हॉस्पिटल और सोशल मीडिया पर लगातार हो रही लिखापढ़ी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आईएमए की आजमगढ़ इकाई दोबारा प्रेस के समक्ष अपनी बातें रखी। आईएमए की आजमगढ़ इकाई ने 28 जून को लाइफलाइन हॉस्पिटल के मामले को लेकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर डीपी राय ने कहा कि आजमगढ़ के लाइफलाइन हॉस्पिटल को कुछ सामाजिक संस्थानों द्वारा सोशल मीडिया पर लगातार गलत तरीके से तस्वीरें पेश कर भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, जिसकी आईएमए कड़ी निंदा करता है। उन्होंने कहा कि लगातार हो रहे इस तरह भ्रामक सूचनाओं से डॉक्टर तबका मानसिक दबाव में है। ऐसे वक्त में जब कोविड-19 की महामारी का दौर चल रहा है, सबसे ज़्यादा खतरा डॉक्टर संवर्ग उठा रहा है और मजबूती से मरीजों के इलाज में लगा हुआ है। प्रत्येक मरीज की ज़िंदगी को बचाना सभी डॉक्टर का कर्तव्य है। ऐसे में डॉक्टर उसका इलाज करे और कुछ लोगों द्वारा इस तरह का भ्रामक प्रचार किया जाए। ऐसे माहौल में डॉक्टर के ऊपर मानसिक दबाव बनाया जाना पूरी तरीके से अनुचित और असंवैधानिक है। आईएमए ने फैसला किया है कि इस मसले को लेकर वह 29 जून को 11 बजे दिन में आजमगढ़ के जिलाधिकारी राजेश कुमार से मिलेंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की मांग करेंगे। ये हमारा आज का विषय है कि नर्सिंग होम एवं अस्पताल की कार्य पद्धति के बारे में कतिपय लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार किए जाने के संबंध में हम जिले के जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, ये सरकारी गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करते हुए मरीजों को भर्ती कर रहे हैं। अगर कोविड-19 का कोई मरीज़ आता है तो हम उसको कोविड हॉस्पिटल L1 L3 में भेज देते हैं। उसको मान लीजिए आपके पास पेशेंट गलती से आ गया, नहीं जानकारी है, कुछ सिम्टोमेटिक, उनको और कोई हेड इंजरी हुई है और किसी तरह कोई बात हुई तो आता है, तो पहले हमारे यहाँ आता है तो हम लोग उसको पहले ट्रीट करते हैं और जगह जगह हम लोगों ने अलग कर रखा है अपने हॉस्पिटल में। उस जगहों पर उनको रखा जाता है। अगर शक लगती है तो उसको जांच कराई जाती है। अगर वो कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उस पार्ट को बंद करके 24 घंटे सैनिटाइज करके फिर हम दोबारा मरीज भर्ती करें। ये सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की और हमारे ज़िले के प्रशासन की गाइडलाइन है। उसका पूर्णतः पालन करते हुए हम कार्य कर रहे हैं। दूसरा है कि हमें प्रशासन का इसमें सहयोग भी मिल रहा है। प्रशासन का इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन कतिपय लोगों द्वारा, कुछ लोगों द्वारा मीडिया, सोशल मीडिया में, स्पेशली इन सोशल मीडिया में हमारे जो अस्पताल हैं, इसमें मैं नाम भी लूँगा, लाइफलाइन हॉस्पिटल है और भी लोगों का नाम लोगों ने अंकित किया है कि उसके बारे में भ्रामक प्रचार किया जा रहा है
दुष्प्रचार किया जा रहा है बिना तथ्यों को समझे हुए, बिना किसी एविडेंस के जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि इन लोगों के खिलाफ अविलंब विधिक कार्रवाई की जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद आईएमए के डॉक्टर अशोक सिंह ने भी नाराज़गी जाहिर की और कहा कि जहां अस्पताल प्रशासन और प्रेस का बेहतर समन्वय चल रहा है, वहां गलत तरीके से कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर अस्पताल और डॉक्टरों की एक गलत तस्वीर पेश की जा रही है। इसे आईएमए कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि आज प्रशासन ने अगर इस मामले में वैधानिक कार्रवाई नहीं की तो आजमगढ़ के चिकित्सक चिकित्सा कार्य ठप करेंगे। इस मौके पर आजमगढ़ की सभी चिकित्सक उपस्थित रहे। तरह काम कर रहे हैं। कभी इनके खिलाफ कल डीएम से हम लोगों ने समय लिया 11 बजे और डीएम से मैंने बात किया है कि इस प्रकार से मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है डॉक्टरों के ऊपर। अगर इस प्रकार की स्थिति चलेगी, हमारा डॉक्टर भयग्रस्त रहेगा, तो हम चिकित्सा सेवा को बिल्कुल ठप कर देंगे और हम पूरा आंदोलन करेंगे। उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे, मुख्यमंत्री से मांग करेंगे, राज्यपाल से मांग करेंगे, प्रधानमंत्री से मांगे, राष्ट्रपति से मांग करेंगे, हमारे प्रदेश के आईएमए को लाएंगे, नेशनल प्रेसिडेंट को इसमें इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन डॉक्टरों के हित को अहित नहीं होने देंगे। आजमगढ़ शहर में बिना मास्क पहने लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की और साथ में जागरूकता अभियान भी चलाया। बता दें कि कोविड-19 के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय का निर्देश है कि कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है, लेकिन अभी भी लोग लापरवाही करते नजर आ रहे हैं। इसका ताज़ा प्रमाण शहर में तब देखने को मिला जब पुलिस सड़क पर चेकिंग अभियान चला रही थी। इस दौरान कई लोग बिना मास्क लगाए पकड़े गए। सिविल लाइन चौकी प्रभारी ज्ञानचंद शुक्ला ने बिना मास्क पहने पकड़े गए लोगों को जागरूक करने के साथ ही जुर्माना भी लगाया और सख्त निर्देश दिया कि यदि दोबारा बिना मास्क पहने पाए गए तो उनके खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। महोदय के निर्देश के क्रम में लोगों को, जो लोग बिना मास्क के अभी भी कुछ लोग हैं जो टहल रहे हैं, ये अथवा पुलिस को देख करके लगा लेते हैं उसके बाद से निकाल दे रहे हैं, उनको जागरूक भी किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराने का प्रयास किया जा रहा है। लॉकडाउन के नियमों का अनुपालन कराने का के साथ साथ उनको जागरूक भी किया जा रहा है और जो लोग बार बार इसका उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है कोविड एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई भी की जा रही है। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने बताया कि शासन ने सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों के लिए यूआईएन लेना अनिवार्य कर दिया है। डीएम ने बताया कि सचिव गृह भगवान स्वरूप की ओर से जारी नए शासनादेश में केंद्रीय गृह मंत्रालय के डायरेक्टर आर्म्स एंड सिक्योरिटी मुकेश मंगल के पत्र के हवाले से उन्होंने कहा है कि देश के कुछ भागों में बड़े पैमाने पर बगैर सत्यापन के ही शस्त्र लाइसेंस जारी किए जाने की जानकारी मिली है। इसी के तहत सभी लाइसेंसी शस्त्र धारकों को यूआईएन नंबर लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इसकी अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई है। इसके बाद लाइसेंसी अपने यूएनआई नंबर नहीं ले पाएंगे और उनका लाइसेंसी असलहा अवैध घोषित कर दिया जाएगा। यह भी नियम है कि एक व्यक्ति 2 लाइसेंसी शस्त्र ही अब रख सकता है। जिनके 3 लाइसेंसी शस्त्र हैं उनका तीसरा लाइसेंस 13 दिसंबर के बाद निरस्त हो जाएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ से भेजे गए इस पत्र पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की निगाह नहीं पड़ती तो आजमगढ़ का एक निर्दोष व्यक्ति आज भी जेल की सलाखों में सजा काट रहा होता। मुख्यमंत्री की इस पत्र पर नजर पड़ गई और आजमगढ़ के डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने इसकी कड़ाई से जांच करा दी। दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो गया। एक फर्जी मुकदमे में 95 दिन जेल में रहकर राधेश्याम कोर्ट के आदेश से बाहर आया, वरना एक निर्दोष नौजवान युवक की जिंदगी जेल की सलाखों में बीत रही होती। न्यायिक प्रक्रिया में उसे पता नहीं कब न्याय मिल पाता। आप जानिए इस पूरी घटना की कहानी। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र के सरायभादी गांव में एक युवक राधेश्याम यादव को एक मुकदमे में गवाही से रोकने के लिए इसी गांव के रामनवल यादव पुत्र सूबेदार यादव ने स्वयं अपने पैर की त्वचा पर अवैध असलहे से फायर करके
राधे श्याम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। यह मुकदमा रामनवल के भाई रामाश्रय यादव निवासी सराय भादी थाना तरवा जनपद आजमगढ़ की तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 43/2020 धारा 147, 148, 149, 506, 427, 307, 120B आईपीसी की धारा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट थाना तरवा में अभियुक्त गण राधे श्याम यादव, वैभव यादव उर्फ टुनटुन, अभिषेक यादव उर्फ मिंटू, राम शरण यादव, स्वार्थ यादव, किसलय उर्फ बनारसी निवासी गण ग्राम सराय भादी थाना तरवा में 13 मार्च 2020 को मुकदमा कायम हुआ तथा नामित अभियुक्त गण राधे श्याम उर्फ राधे को उस दौरान गिरफ्तार किया गया जब वह यह व्यक्ति इसी फर्जी मुकदमे के सिलसिले में न्याय मांगने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा था। पुलिस ने उसे इस आरोप में उसी कार्यालय से गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया। इस मामले में राधे श्याम के परिजन वैभव पुत्र रमा शंकर ग्राम सराय भादी थाना तरवा जिला आजमगढ़ ने मार्च माह में ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम न्याय मांगने हेतु एक प्रार्थना पत्र प्रेषित किया, जिसमें इन सभी प्रकरण से अवगत कराया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस पूरे मामले की जांच आजमगढ़ के डीआईजी को सौंप दी। डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने सहायक पुलिस अधीक्षक इला मारन जी की देखरेख में एक टीम गठित कर इस पूरे मामले की जांच करने का आदेश दिया। लंबी जांच के बाद जब मामले का खुलासा हुआ तो लोगों के होश उड़ गए और पूरा मामला फर्जी पाया गया। फिर इस राधे श्याम अभियुक्त के संबंध में विवेचक देवेंद्र कुमार की ओर से धारा 169 दंड प्रवर्तन संहिता के अंतर्गत जांच कर पूरी रिपोर्ट न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आजमगढ़ के यहाँ पेश किया गया, जिस पर 25 जून को सिविल जज सीनियर डिवीजन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की अदालत ने विवेचक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपराध संख्या 169 स्वीकार कर अभियुक्त राधे श्याम पुत्र रमा शंकर को कारागार से रिहा करने का आदेश दिया। 95 दिन की जेल में रहने के बाद राधे श्याम ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया तथा आजमगढ़ के पुलिस उप महानिरीक्षक सुभाष चंद्र दुबे के प्रति आभार जताया और विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि न्याय अभी जिंदा है और कानून पर लोगों को भरोसा करना चाहिए। देर से ही सही लेकिन उसे न्याय मिला। इसके बाद ये लोग मुकदमा हमारे ऊपर सुलह करने के लिए हमें दबाव बना रहे थे कि आप सुलह कर लीजिए, गवाही मत कीजिए। हमने कहा हम सुलह नहीं करेंगे, इसलिए इस तरीके से हमें फर्जी मुकदमे में फंसाया गया था, जिसमें हमें प्रशासन द्वारा और उच्च अधिकारी द्वारा न्यायालय द्वारा हमें जांच में हमें बरी हमें किया गया मुकदमा से, हमें क्लीन चिट मिल गई और प्रशासन से हमको बहुत प्रशासन को धन्यवाद है। इसी तरह न्याय डीआईजी साहब द्वारा जाँच की गई। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने बताया कि मनरेगा के तहत श्रमिकों को कार्य में लगाने में जिला प्रदेश में 6ठे स्थान पर है। डीएम ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जिले का मानव दिवस सृजन का वार्षिक लक्ष्य 70.19 लाख है। 26 जून को योजना के अंतर्गत 1,75,443 श्रमिक लगाए जाने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 1,58,349 श्रमिकों को मनरेगा कार्यों पर लगाया गया था। इस दिन प्रदेश में 62,25,087 श्रमिक कार्य पर लगाए गए, जिसमें जनपद श्रमिकों के कार्य में लगाने में प्रदेश में 6वें स्थान पर रहा। उन्होंने बताया कि 27 जून तक मानव दिवस सृजन का लक्ष्य 19,50,470 है, जिसके सापेक्ष में कुल 36,76,408 का मानव दिवस सृजन किया गया है। यह वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष 52.38% है और 27 जून तक 188.49% है। बताया कि मनरेगा राज्य प्रकोष्ठ द्वारा 23 अप्रैल 2020 से मनरेगा का कार्य प्रारंभ है, जिसमें लॉकडाउन के दौरान जनपद में 6 परिवारों को आज तक 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। जिले में कुल 38,798 प्रवासी श्रमिकों को जॉब कार्ड निर्गत कराकर 4,22,276 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया। आजमगढ़ जिलाधिकारी ने बताया कि गरीब कल्याण योजना अभियान के अंतर्गत विभाग द्वारा मनरेगा के 2409 कार्य को 125 दिन में कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण योजना अभियान के अंतर्गत विभाग द्वारा मनरेगा में कुल 10 कार्यों के लिए लक्ष्य आवंटित किए गए हैं, जिसमें आंगनबाड़ी के 10, गोट शेड के 101, कैटल शेड के 308, वर्मी कंपोस्ट के 200, वार्म फॉन्ड के 90, वाटर
कंजर्वेशन के 1208, पौधरोपण के 10, उद्यानीकरण के 100, ग्रामीण सड़कें 379 सहित कुल 2409 कार्यों को 125 दिवस के अंदर पूर्ण कराया जाना है। डीएम राजेश कुमार ने इन कार्यों को कराए जाने के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए हैं।